हेलो मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MWA टारगेट कोचिंग क्लासेस में। तो हम लोगों की जो मैथ की क्लास चल रही है, आज उसकी अगली क्लास है। तो आज हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो हम लोग जो क्लास चलती है सप्ताह में सैटरडे को आपकी क्लास नहीं रहेगी, है ना। संडे को आपकी क्लास रहेगी, लेकिन सैटरडे को जो आपकी क्लास है वो सैटरडे क्लास नहीं रह पाएगी, है ना। तो डेली आपको जो क्लास देखने को मिलेगी 8 बजे मिलेगी। हाँ, कभी कभी हो सकता है 10-5 मिनट आगे हो सकता है ना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आज का आपका पहला प्रश्न दिया है, दिया 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं तथा क्रमशः 4, 6, 8, 10 व 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तदनुसार 30 मिनट में ये घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी। देखो भैया, बजती कैसे हैं, देखो बज कैसे रही। एक बज रही 4 सेकंड में बज रही, दूसरी 6 में बज रही, तीसरी बज रही 8 में बज रही, फिर आपको 10 में बज रही, क्या बज रही 15 में, यही ना। 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड व 15 सेकेंड के अंतराल में बजती है। तो आपको ये पता करना है कि कितने, यानी 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो पहले आप ये पता करिए, ये सभी घंटियां एक साथ कितने समय में बजती है। एक साथ का मतलब एक ऐसा समय जो इन सबके गुणज में आए, इन सबके गुणज में आए, यानी इन सबसे कट जाए। तो इन सबसे कट जाए तो इसका मतलब इसका क्या निकालेंगे हम, इसका निकालेंगे बच्चा एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम ही ऐसी संख्या होगी जी इन सबसे कट जाएगी, ठीक है ना। तो चलो 4, 6, 8, 10, 15 के एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आएगा बच्चा आपका 120, आए कितना 120 सेकेंड। 120 सेकेंड का मतलब हो गया, 120 सेकेंड का मतलब हो गया बच्चा 2 मिनट। 120 सेकेंड का मतलब हो गया कि 2 मिनट में ये घंटियां, हर 2 मिनट में ये घंटियां एक साथ बजेंगी। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 30 मिनट में आप 2 से भाग कर दीजिएगा 15 बार में। क्या ये 15 सही है, नहीं सही बच्चा। जब भी कभी किसी समय का काउंट होता है तो 1 घंटी जो होगी वो पहले शुरुआत में बज चुकी होगी। तो 15 एक आपको जुड़ जाएगा, कितनी बार, टोटल 16 बार वो घंटी बजे। कितनी बार बजेगी भैया, 16 बार बजेंगी। 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 16 बार। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। इन सब से कटने वाली संख्या 120 सेकंड में है, मिनट बदल लिए 2 मिनट। 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, भाग करेंगे 15 बार, लेकिन एक क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो टोटल कितना हो गया, 16 बार बजेंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। दिया है ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में तथा उनके मासिक व्यय 3:4 के अनुपात में, ठीक है ना। यदि वे प्रतिमाह क्रमशः 1800 रुपए तथा 1600 रुपए की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय क्या है। बी की या मासिक आय क्या है। अच्छा आप ये बताओ, जब कभी कोई आदमी कमाता है, पैसा कमाएगा तो क्या करेगा, या तो खर्चा करेगा या तो बचाएगा, यही करेगा ना। या तो खर्चा करे या तो बचाएगा, यही तो कर सकता है इंसान। चलो अब क्या करते हैं, यदि आमदनी में से बचत को हम निकाल दें, आमदनी में से बचत को निकाल दें तो क्या बचेगा, खर्चा ही तो बचेगा। एक काम कर लेते हैं, आमदनी का जो रेशियो है ये 5:6 है। इसको हम मान लेते हैं आमदनी 5x रही होगी और इनकी आमदनी 6x रही होगी। ये बचा रहे 1800, इनमें 1800 घटा देते हैं, इनमें 1600 घटा देते हैं। ये जो बचेगा वो किसके बराबर हो जाएगा भैया, इनके व्यय यानी 3:4 के बराबर। क्या क्लियर है ना। आमदनी में से बचत को घटा देंगे तो किसके बराबर, व्यय के रेशियो के बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ 5:6 था, हमने 5x मान लिया, 6x 1800 ये बचा रहा था 1600 ये। अब क्या करेंगे, इनको हम सरल करेंगे। तो सरल करते हैं, 4 के 5 में गुणा हुआ बच्चा 20x हो गया, माइनस 18 चुकी हो गया 72, बराबर 3 छंग 18x हो गया, माइनस 16 3 48 हो गया। हम इसको जब सरल करेंगे तो आएगा भैया ये 2x आएगा।
इधर 48, इधर 72, उधर जाके प्लस हुआ तो आएगा भैया 2400 आ जाएगा। ठीक है, घटा देंगे 24 दूनी 48, 24 3 72 होगा। 2 से हमने काट दिया तो आ गया 1200। यक्स की वैल्यू क्या आ गई भैया 1200। पूछा क्या है तो बी की आय बताइए। अच्छा बी कौन है भैया 6 वाला ना, तो 1200 का 6 में गुणा कर लेंगे। बी के लिए निकालना है तो 1200 गुणे में 6 अनुपात है तो 12 6 72 हो गया 7200 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बस ऐसे प्रश्न को सिर्फ इतना सा करना है, आमदनी में से बचत घटाइए व्यय के रेशियो के बराबर हो गया। चलिए अगला प्रश्न। अगला दिया √42, कड़ी में कड़ी में √42 है, प्लस फिर कड़ी में 42 है, फिर प्लस कड़ी में 42 है। ऐसे करके करते करते इनफाइनाइट, यानी कुछ नहीं दिया तो अनंत तक गया, इनफाइनाइट तक गया। मैंने बताया है जब ये ऐसा प्रश्न दिख जाए तो कड़ी में जो भी संख्या दिखे उसको दो क्रमिक संख्या में तोड़। देखो कड़ी में क्या भैया दिख रहा है 42, तो 42 को दो क्रमिक संख्या में तोड़ लेंगे तो आप कहेंगे सर एक आएगी 6, दूसरी आएगी 7। बीच में यदि प्लस दिखे तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, और बीच में यदि माइनस दिखे तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें क्या है प्लस है तो आपका बड़ा वाला आंसर यानी ऑप्शन नंबर 7 इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। प्लस दिखे तो बड़ा वाला, छोटा दिखे तो माइनस दिखे तो छोटा वाला। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते भैया। दिया नमक और पानी के एक घोल में भार के अनुसार 15% नमक है। यदि इस घोल में से 30 किलोग्राम पानी वाष्पित हो जाता है तो इसमें नमक की मात्रा 20% हो जाती है। नमक की मात्रा 20% हो जाती है तो आरंभिक घोल में नमक की मात्रा क्या थी? अच्छा बताओ पहले मिश्रण क्या था? मुझे पहले मिश्रण पता है क्या? मुझे पहले का पता ही नहीं कितने का मिश्रण था। जितने का मिश्रण रहा होगा उसमें 15% नमक था। फिर क्या किया, उस मिश्रण में से 30 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है, यानी मिश्रण ही 30 लीटर कम हो गया तो अब नमक की मात्रा 20% हो जाती है। तो हम मान लेते हैं पहले जो मिश्रण रहा होगा, मान लीजिए पहले जो मिश्रण रहा होगा वो x kg का रहा होगा, x किलो का। तो पहले x किलोग्राम में, अब देखो भैया जब कभी ऐसे प्रश्न देख पता है ना फल सूख जाता है, ऐसा पढ़ा है ना मैंने पिछली क्लास में, फल सूख जाता है, सेम वही तो है। आप उसमें ये ढूंढना किसकी मात्रा, कौन सी चीज है जो हमेशा अपरिवर्तित रहेगी। तो देखो इसमें नमक जितना था, नमक कभी नहीं बदलेगा, कम ज्यादा क्या हो रहा है, पानी कम ज्यादा हो रहा है, तो जो नमक का परसेंट होगा वही नमक की मात्रा टोटल बराबर होगी। कैसे बराबर होगी, पहले हम मान लेते हैं मिश्रण यक्स का था तो यक्स में नमक था 15%, अब मिश्रण हो गया 30 लीटर पानी खत्म हो गया तो अब घट गया ना यक्स -30 मिश्रण बचा, इसमें नमक कितना भैया 20% हो गया। कोई दिक्कत नहीं, अब ये बराबर है क्योंकि पहले नमक और अब नमक की मात्रा तो बराबर ही होगी ना। पहले 15% था 20% हो गया, बस 30 लीटर पानी उड़ने के बाद अब 100 से 100 खत्म, 5 3 15 5 चुके 20, देखो x यानी 3x हो गया बराबर 4x - 120, ये इधर 120 इधर आएगा या 3x उधर जाएगा तो x बराबर क्या आ गया भैया 120। पहले मात्रा कितने की थी 120 लीटर का मिश्रण ही था, कितने का था 120 लीटर का मिश्रण था। पूछा क्या है आरंभिक घोल में नमक की मात्रा, टोटल मिश्रण 120 में नमक कितना भैया, नमक था 15%, तो नमक 15% निकाल लो, क्या दिक्कत है। 0 1 0 खत्म, 15 12 180, 1 0 उसका भी खत्म, बचा कितना 18, कितना है भैया 18 किलो था। पहले नमक कितना था तो 18 किलो नमक था, क्योंकि टोटल मिश्रण भी 120 का था, 120 केजी में 15% नमक निकाल लेंगे 18 केजी, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हम लोग। देखिए दिया है अगला प्रश्न, रवि कुछ टाफियां 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपए में 5 की दर से बेचता है, उसका हानि प्रतिशत बताना है। चलो बताओ भैया, इसके लिए मैंने बताया यहाँ पे लिख लो रुपया, यहाँ लिख लो वस्तु। जब कभी वस्तु रुपये में खरीद के वस्तु और रुपये में बेची जाए, जब कभी वस्तु और रुपए में खरीद के वस्तु और रुपए में बेची जाए तो आप ऐसे लिख लेंगे रुपया लिखेंगे वस्तु, यहाँ पे लिख लीजिए खरीदने का यानी क्रय मूल्य यानी सीपी, और बेचने का लिख लीजिए एसपी। क्लियर ना। खरीदा कैसे, यहाँ पे लिखेंगे रुपया, कैसे कहते भैया 1 रुपए में 2 टाफी, 1 रुपए में 2 वस्तु, 1 रुपए में 2 टाफी, बेचा कैसे उन्हें 1 रुपए में 5 की दर से बेच दिया, यही तो है ना। अब क्या करेंगे, इसे गुणा करो, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा तो 5 1
₹5, 1 दूनी 2 रुपया। इसका मतलब ₹5 में खरीद के ₹2 में बेचोगे, 5 में खरीद के ₹2 में बेचोगे तो हानि होगी ना बाबू, हानि होगी। कितने की हानि होगी? हानि कितने की होगी भैया? 3 की। यही हानि प्रतिशत में चाहिए, प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य हो जाएगा। 5 गुणे में 100, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 20 यही 60% आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 60% ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दिया प्रशांत अपनी मोटरसाइकिल से 1 घंटे तक, प्रशांत अपनी मोटरसाइकिल से 1 घंटे तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है तथा अगले 2 घंटे तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। उसकी औसत चाल, भैया औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे, हाँ औसत चाल समझिए, औसत चाल बराबर होता भैया कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे होता भैया कुल समय। दूरी पता है क्या? नहीं पता, लेकिन निकालेंगे कैसे? साइकिल से गया 1 घंटे, चाल क्या थी? 30 की चाल से। अच्छा बताओ 30 की चाल से कोई 1 घंटे जाएगा तो कितना दूर जाएगा? 30 ही किलोमीटर में जाएगा बाबू, 30 किलोमीटर गया। फिर क्या कहा? 2 घंटे तक चला 45 की चाल से। 2 घंटे अगर आप 45 की चाल से जा रहे हैं, हर घंटे 45 जा रहे हैं, 2 घंटे में कितना जाएगा? 45 दो नहीं 90, टोटल दूरी 9 3 12 यानी 120। और कितना समय लगा भैया? कितना समय लगा? समय पहले 1 घंटे 2 घंटे टोटल समय 3 घंटे, तो 9 3 12 120, 120 में 3 से भाग करो, आपकी औसत चाल आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटे। आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चलिए इस प्रश्न का आंसर हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे। औसत चाल यानी याद रखिए कुल दूरी बटे कुल समय। आगे देखते हैं हम लोग। दिया है यदि x + 1/x बराबर √5 के, तो x³ + 1/x³ का मान पूछा है आपसे। तो एक काम करो ना, दिया है x + 1/x बराबर √5 के, हम काम क्या करेंगे भैया? हमको देखो x⁴ का दिया, x⁴ पूछा, हमको करना क्या? क्यूब करना भैया, तो कर दो ना क्यूब, क्या दिक्कत है भैया? x + 1/x दिया है, x³ + 1/x³ पूछा है, क्यूब करना तो क्यूब कर दो। a + b का होल क्यूब होता है, a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab × a + b, और यहाँ पे √5 से क्यूब हो जाएगा भैया √5 का 3 बार गुणा, √5 का 3 बार गुणा। अब समझ में आया कि नहीं है? अब देखो यहाँ पे x खत्म, x³ + 1/x³ + 3, इनका मान तो दिया है ना, कितना दिया? देखो √5 दिया भैया, तो √5 का के गुणा हो गया, यहाँ पे √5 5 हो गया, एक √5 आपका बच गया। अब यहाँ देखो ये 3√5 ये 5√5 इधर जाके घटेगा, इधर जाके भैया घटेगा, x³ + 1/x³ की वैल्यू इधर 3 जाके 5 घटा तो 2√5 आएगा। इस प्रश्न का आंसर 2√5, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा भैया 16,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से, 16,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज त्रैमासिक देय हो। बस यही ध्यान दीजिए, कैसे दे भैया? त्रैमासिक, 3 महीने में आपको देना है। अच्छा बताओ 3 महीने में देना है तो जो आपका समय 9 महीने है, 3 महीने में तोड़ेंगे तो कितना तिमाही निकलेगा? आपको पता है ना, 3 तिमाही निकलेगा। कैसे निकलेगा भैया? 3 तिमाही, क्योंकि 3 महीने में देना है तो 3 महीने में आपके पास समय 9 महीने है, तो 3 महीने में तोड़ेंगे तो 3 टुकड़ा निकला ना, 3 टुकड़ा निकला नहीं, 9 महीने में 3 तिमाही। अब आपका समय हो जाएगा 3 तिमाही। और क्या कह रहा है? तिमाही काउंट करना है तो ब्याज की दर भी तो हो जाएगी। कैसे? साल भर का 20%, रेट कितना है? साल भर का 20 रुपया, साल भर का 20 रुपया, 6 महीने का 10 रुपया, 3 महीने का 5 रुपया। कैसे आया? 3 महीने में साल को बांटेंगे तो 4 टुकड़े मिलेंगे, हम इसको काट देंगे यानी 5% तिमाही। ब्याज की दर आ गई आपकी 5% तिमाही। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो जैसे वो काउंट होगा साल भर में 6 महीने में, हम उसी हिसाब से निकालेंगे। क्यों?
क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। इसलिए हम निकालेंगे इसको। 9 महीने को हमने बदला 3 महीने के हिसाब से, 3 तिमाही निकला, समय 3 तिमाही हो गया। और ब्याज की दर जो थी साल भर का 20% यानी 20 रुपया था, तो 3 महीने का कितना होगा भाई, 4 महीने, 3 महीने में तोड़ेंगे तो 4 टुकड़ा निकला, तो 5% तिमाही। ब्याज की दर पता, समय पता, आप निकाल लेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला ए बराबर बच्चा पी 1 प्लस आर अपान 100 की पावर में बचता भैया टी। ए यानी टोटल मिश्रधन क्या हो जाएगा, हमको तो पता करना है ना, क्योंकि ब्याज चाहिए तो मूलधन तो आपको पता है, मूलधन भैया है कितने का 16,000। 1 प्लस रेट भैया है 5 बटे में हो गया 100, समय क्या रखेंगे 3। हमने इसको काट दिया, 20 से कम 20 और 20 से 21। अब ये हो जाएगा भैया 16,000 गुणे में 21 गुणे में 21 गुणे में 21 बटे में 20 गुणे में 20 गुणे में 20। 3 जीरो से हमने 3 जीरो यहाँ काट दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 से 8 दूनी 16 काट दिया। अब हमको गुणा करना है, गुणा करना 21 21 और 21 का, तो 21 का क्यूब होता है भैया 9,261, तो 2 का 9,261 में गुणा किए तो आया 2 1 2 और 2 6 12, 2 दूनी 4 1 5, 2 9 18, 18,522 रुपया पैसा हो गया। पैसा कितना बन गया 18,522, हमने लिया कितना था 16,000, तो ब्याज क्या मिला, CI क्या मिला, ब्याज 18,522 में 16,000 घटा देंगे भैया, आएगा 16 2,522। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिला 2,522 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चले, जब कभी तिमाही में दे, चतुर्थमासी में दे, छमाही में दे, तो आपको दर भी उसी हिसाब से देनी पड़ेगी। 3 महीने का पूछे 3 महीने का क्या ब्याज दर लगेगी ये निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। 6 महीने का पूछे साल भर 6 महीने क्या लगेगी ये निकाल लीजिएगा, ठीक। पैसे में दिया था तिमाही के हिसाब से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो कितने सालों में 19 गुनी हो जाएगी। अब जरा भैया देखो, 8 साल में 7 गुनी होती है, तो ये बताइए आपको एक चीज पता होगी, साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज बराबर मिलता है, ठीक है ना। साधारण ब्याज में जो पहले साल ब्याज होगा वही, दूसरे साल होगा वही, तीसरे साल होगा वही, चौथे साल होगा, यानी ब्याज बराबर होता है। यदि कोई पैसा कह रहे 8 साल में 7 गुना हो जाता है, 1 रुपया अगर 7 रुपया हो गया, 7 गुना हुआ ना, अगर 1 रुपया 7 रुपया हो गया तो ब्याज कितना मिला 6 रुपया। कैसे भाई, 1 रुपया था 7 रुपया हो गया हमारा, 1 रुपया 7 रुपया मूलधन नहीं बचा था, बढ़े कितने 6 रुपये तो बढ़े। वैसे आपको ये करना है, अगर उसमें 8 साल में 7 गुनी हो गई तो ब्याज कितना मिला, ब्याज कितना मिला 6 गुना हो रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि 8 साल में ब्याज कितना हो जाएगा 6 गुना मिला होगा। तो हमको कितना करना है, वो पैसा 19 गुना करना है, तो 19 में घटा लीजिए, ब्याज हमको कितना करना है 18 गुना करना है, बस खत्म। देखो 7 गुना था, एक तो ब्याज हो गया, एक तो मूलधन हो गया, ब्याज क्या हुआ 6 गुना, 19 गुना करना है, एक कम करो 18 गुना ब्याज चाहिए। तो अच्छा बताओ कितना गुना पैसा करना है, पैसा देखो 6 तिहाई 18, 3 गुना हुआ ना ये पहले से, तो 3 गुना समय भी होना चाहिए, तो 8 तिहाई 24 वर्ष इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 24 वर्ष। ऑप्शन में कहीं दिया है नहीं दिया है, तो नहीं दिया है, ये थोड़ा गलती हो गई होगी, इसको होना चाहिए था 54 की जगह 24 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए भैया 54 की जगह 24 होना चाहिए था, ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 24 वर्ष इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा बराबर ब्याज देता है। 7 गुना हो गया भाई, आपने 100 रुपया जमा किया, आपका 200 रुपया हो जाए तो आपको क्या हो समझ में आया कि आपका ब्याज 100 रुपया तो बड़ा, 100 रुपया तो आपका मूलधन था। वैसे इसमें भी 7 गुना में एक तो आपका मूलधन था, ब्याज कितना बड़ा 6 गुना। चलिए बढ़िया, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया है रुपए 2,000 की राशि पर मिलने वाली 30% की एकल छूट तथा 2 25% और 5% की सतत छूट का अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा बताओ भैया, पैसा कितना है 2,000। पहले की छूट आपकी डायरेक्ट 30% है, लेकिन जो दूसरकी वाली छूट है
वो 25% और 5% अलग अलग छूट दिया है। आपको पता है जब कभी आप खरीदने जाइए तो आप सीधा इकट्ठा छूट लीजिए, क्रमिक छूट लेंगे तो दुकानदार को फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। आपको सीधा सीधा लेना है। देखो कैसे फायदा होता है। जोड़ने पे तो आपको लग रहा होगा, जोड़ने पे आपको लग रहा होगा 25 5 30 हो गया, नहीं होता भैया। हम एकल छूट निकालने के लिए, एकल छूट निकालने का एक फार्मूला होता है। क्या होता है भैया? एकल छूट निकालने का एक फार्मूला होता है। फार्मूला सीखेंगे, फार्मूला सीखिए। क्या होता है भैया? ए प्लस बी माइनस ए बी बटे में 100। अब देखो इसने इकट्ठा छूट लिया 30% मिलेगा, लेकिन इसमें क्या मिलेगा? देखो 25 प्लस 5 माइनस 25 गुणे 5 बटे में 100। देखो कितने की कमी आ गई, देखो कितने कमी है। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 5 30 होना चाहिए, लेकिन ये 30 तो नहीं है। 30 होता तो इनके बराबर जाता। कितना कम हो गया? देखो कम कितना हो गया, 25 के 5 में गुणा करो, 125 बटे 100 कम हुआ। यही तो कमी है, यही तो कमी है ना बच्चा, यही तो कम कर दे रहा है, नहीं तो 25 5 30 होता। यही कहा ना, अंतर क्या, अंतर क्या, यही का तो अंतर है। कितने का अंतर? 125 बटे 100। यही अंतर बराबर किसके है? यही सॉरी निकालना, यही तो अंतर है कुल में। कुल यानी 2000 में, 2000 में यही का तो अंतर मिल रहा है। लेकिन किसमें चलेगा ये? किसमें चलेगा भैया? ये कहना किसमें चलेगा? ये प्रतिशत में चलेगा ना। परसेंट के लिए क्या करेंगे? या फिर परसेंट के लिए काम करो, ये परसेंट के लिए 100 और आपको लगाना पड़ेगा ना। इतने की तो कमी हुई, प्रतिशत के लिए एक और 100 लगाना पड़ेगा, तो लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो खत्म कर दो भैया, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 5 25 125, 2 से 2 खत्म, आया कितना? 25, हो गया खत्म। 25 रुपए का अंतर मिलेगा, समझ में आया ना भाई। 2000 में इतने का अंतर है, प्रतिशत लगाना नीचे ना। 125 बटे 100% का अंतर है, प्रतिशत वाला नीचे 100 भी लगा देते हैं, हो गया खत्म। कितने का अंतर? 25 रुपया का अंतर है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न। किसी टैंक को भरने में एक नल, किसी टैंक को भरने में एक नल दूसरे नल की अपेक्षा 3 गुना तेज है, 3 गुना तेज है। यदि दोनों के नल दोनों नल साथ मिलकर टैंक को 36 में भर सकते हैं, तो धीरे चलने वाला नल अकेला उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखो 2 नल हैं, एक पहल का है, एक दूसर का है। तेज कौन सा है? एक नल दूसरे नल की अपेक्षा 3 गुना तेज है, यानी 3 गुना तेज यानी क्षमता है ना भैया, क्षमता। यानी अगर ये एक काम करेगा तो ये 3 काम करेगा, यही तो बात हो रही है, क्षमता है। लेकिन समय क्या हो जाएगा भैया? समय क्षमता का जस्ट व्युत्क्रम होता है। ये 3 एक है तो समय 1:3 हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों मिल कर लेते हैं 36 मिनट में भर सकते हैं। इनको हम मान लेंगे 1x, इनको मान लेंगे 3x, दोनों मिल के भरेंगे तो यहाँ मान लेते। कैसे? 1x और 3x दोनों मिल के अगर भरते हैं काम, तो इनका एलसीएम लेंगे तो हम मान लेते 3 लीटर की टंकी है, तो ये भरेगा 3 से काटेंगे, सॉरी ये 3x की टंकी है, मान लीजिए एलसीएम 3x आएगा, x काटेंगे 3 भरेगा, और ये 3 से 3 काटेंगे 1 भरेगा। टोटल मिलकर भरेंगे कितना भरा जाएगा? 4 लीटर भरा जाएगा। तो कितना भरा जाएगा? 4 भरा जाएगा। हमको भरना कितना है? 3x, 3x भरने में 4 से भाग करेंगे, कितना समय लगेगा पता चल जाएगा। और इस सवाल में वही तो दिया है कि दोनों मिलकर भरते हैं तो 36 मिनट लगता है, यानी इसका मान बराबर हो गया 36 के 3 से काटेंगे 12 बार में, तो x की वैल्यू 12 चौके 48 आ जाएगी। किसका पूछा है? धीरे चलने वाला। धीरे कौन चल रहा है? जो ज्यादा टाइम ले रहा है, ये 48 मिनट ले रहा है, ये 48 का तिगुना ले रहा है। तो धीरे चलने वाले के लिए 48 गुणे में 3 कर देंगे, 3 8 24, 3 चौके 12 2 14, 48 चलने वाले 144 मिनट। 144 मिनट को हम बदलेंगे घंटे में, तो कितना आएगा भैया? 144 मिनट को बदलेंगे, 144 मिनट को आएगा 2 घंटा 24 मिनट। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2 घंटा 24 मिनट, क्योंकि 60 दूनी 120 और 24 और हो जाएगा, तो 2 घंटे 24 मिनट इस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। उसने सभी 200 प्रश्नों के उत्तर दिए और 200 अंक प्राप्त किए, तो बताइए कि उसने कितने % प्रश्नों के सही उत्तर दिए। देखो बच्चा, इस सवाल को लगाने का मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, ठीक है ना, सिर्फ 2 तरीका, ज्यादा नहीं।
आपको समझना, एक तो आपको बेसिक से कैसे भैया, देखो सही करने के लिए तो 4 नंबर और गलत करने के लिए 1 नंबर काटा जाएगा। कितने प्रश्न ने किए? 200 प्रश्न। एक काम करते हैं, पहला तरीका देखते हैं। 200 प्रश्न में उसने कुछ प्रश्न तो सही किए होंगे, कुछ प्रश्न सही किए होंगे, तो हम मान लेते हैं यक्ष प्रश्न सही किए हैं यक्ष प्रश्न। तो गलत कितने किए होंगे भाई? 200 में घटा देते हैं, गलत किए होंगे 200 माइनस एक्स किए होंगे। क्लियर है ना? अब क्या हुआ, सही नंबर के लिए 4 नंबर पाएगा, गलत के लिए 1 नंबर कटेगा, यानी जो सही भी रहा होगा उसी को घटा दिया होगा, और लास्ट में पाया कितना? 200 नंबर। यही तो आपसे कहा है ना, कितना पाया? 200 अंक प्राप्त किया भैया। 200 प्रश्न में कुछ हमने मान लिया सही किया, कुछ गलत किया, यानी एक्स और 200 माइनस एक्स। सही के लिए 4 नंबर, गलत के लिए 1 नंबर कटेगा। अगर जितना गलत करेगा उसका 1 नंबर कटेगा, तो सही वाले से घटा के लाएंगे, तो टोटल कितना? 4 ये हो गया, 1 यानी घट के आ गया, टोटल नंबर पाया है 200 नंबर। हम इसको निकाल लेंगे, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो एक्स का मान आएगा वो सही वाला प्रश्न हो जाएगा। जो एक्स का मान आएगा वो क्या आएगा भैया? सही वाला प्रश्न हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम काम क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से लगाते हैं। इसमें ये सिस्टम नहीं लगाएंगे। कैसे? दूसरे तरीके, एक तो ये हो गया बेसिक सा, दूसरा चलते हैं। देखो भैया, चलिए कितने प्रश्न हैं? सॉरी, हाँ भैया, प्रश्न कितने भैया? देखो तो प्रश्न आपके 200, ठीक है ना? प्रश्न कितने आपके? 200 प्रश्न हैं। चलो अच्छा बताओ, अगर 200 प्रश्न हैं और एक प्रश्न करने के लिए 4 नंबर है, अगर इसने सभी के सभी कर दिए होते सही, तो उसको टोटल मिलता 2 चौके 800 नंबर मिलता कि नहीं मिलता? बताओ भाई। 200 प्रश्न था, 4 नंबर मिलता है एक प्रश्न के हिसाब से। अगर ये पूरा का पूरा सही करता तो 800 नंबर मिलता ना? हाँ ठीक है, लेकिन मिला कितना भैया? मिला कितना? 200 मिला है। कितना नहीं मिला है? 600 नहीं मिला, यही ना? 600 अंक नहीं मिला है। अगर हम इसको 600 अंक यही और दे दें, 600 अंक और दे दें, तो आपको ये पता होगा, अगर इसका 600 नंबर और जोड़ देंगे तो 800 हो जाएगा, उसका पूरा हो जाएगा। लेकिन 600 नंबर देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो, हमको सही वाला का तो उत्तर देना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सही वाला का तो उत्तर देना ही, नंबर देना ही पड़ेगा, और जो गलत वाला देंगे, हम घटा रहे थे, उसका भी उसके साथ देना पड़ेगा। समझ आ गया यार? हम उसको भी नहीं घटाएंगे, उसको भी समझ लिया उसके साथ देना ही पड़ेगा। इसका मतलब टोटल 4 तो हम सही देंगे, और 1 नंबर जो घटा रहे नहीं घटाएंगे, टोटल हिसाब से उसको कितना मिलना चाहिए? अब 5 नंबर हम देंगे। अगर 600 नंबर में 5 नंबर के हिसाब से देंगे, यानी आपके 120 प्रश्न होने चाहिए। 120 प्रश्न ये जो मैंने दिया है किसका भैया? 120 प्रश्न जो दिया है किसका है? गलत का। यानी गलत प्रश्न कितने आ गए? 120 प्रश्न गलत हो गए। तो सही प्रश्न कितने हैं? टोटल आपके पास है प्रश्न 200, 120 अगर आपने गलत दे दिया तो 200 में 120 घटा देते हैं, 80 प्रश्न आपके सही हैं। सही प्रश्नों की संख्या 80 हो गई। क्लियर है ना? ठीक है भाई। इसमें क्या करेंगे, जब ऐसे लगाएंगे तो हमको जो टोटल मिलना चाहिए था, जो मिला उसको घटा देंगे, और गलत और सही जो दोनों वाला उसको हम हमेशा जोड़ देते हैं, जोड़ के भाग करेंगे। जो आएगा वो गलत वाले प्रश्नों की संख्या आएगी। गलत वाले प्रश्नों की संख्या आ गई हमारे इसमें, सॉरी 120, तो सही कितना? 200 में 120 घटा लेंगे 80। आपको चेक करना तो आप चेक कर लीजिएगा, 80 सही 120 गलत हिसाब से निकालिएगा तो 200 नंबर आपको मिल भी जाएगा। ठीक है ना? चलिए हो गया उसका थोड़ा शार्ट मेथड। अगला प्रश्न चलते, अगले प्रश्न की हो गया। दिया √10 प्लस √10 प्लस √10 प्लस डॉट 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 तथा y बराबर करड़ी में 10 माइनस करड़ी में 10 माइनस करड़ी में 10। अभी मैंने आपको एक चीज बताई, इसके पहले वाले सवाल में मैंने बताया ना आज की क्लास में, क्या मैंने बताया? 42 और क्या? 42 फिर क्या? प्लस 42 कहाँ तक था? इनफाइनाइट तक। उसके बाद मैंने क्या बताया? अगर ये माइनस प्लस की जगह क्या हो जाए? माइनस हो जाए। तो मैंने क्या बताया? अगर इनफाइनाइट तक रहेगा, अगर प्लस रहेगा बच्चा, मैंने बताया था इसको 2 क्रमिक संख्या में तोड़ लेंगे। क्या हमने तोड़ा था? 6 और 7। 2 क्रमिक संख्या में तोड़ लेंगे, और अगर प्लस रहेगा तो बड़का, और माइनस रहेगा तो छोटका आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया? क्रमिक संख्या में तोड़ेंगे। क्रमिक संख्या का मतलब एक अंतर होता है। तो इसमें भी तो वही दिया, 10 प्लस 10 प्लस 10, और ये माइनस माइनस माइनस, इसका जो भी मान निकलेगा
जो भी मान निकलेगा उसमें से यदि हम घटाएंगे एक दूसरे को तो हमेशा अंतर एक आएगा। क्या आएगा भैया? हमेशा अंतर एक आएगा, ये ध्यान दीजिए। क्योंकि जब कभी ये तोड़ा जाएगा तो क्रमिक संख्या में टूटेगा और क्रमिक संख्या का अंतर हमेशा एक होता है, वो चाहे जो भी होगा उसमें एक आना ही आना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दे रखा भैया, ए बी सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल और सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है। यदि चारागाह का किराया 1750 हो तो ए बी तथा सी के हिस्सों का किराया बताइए। एक चीज समझो, जो जितना बैल जितने समय के लिए चराएगा उसको उसी हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना भैया? जो ज्यादा बैल चराएगा, ज्यादा दिन चलाएगा तो ज्यादा चराएगा तो ज्यादा दिन पैसा देगा, वैसे इसमें करना। यानी जो पैसा बांटा जाएगा उनके चराए हुए समय के अनुसार बांटा जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे, इसने ए ने चराया 7 महीने तक 10 बैल, इसका मतलब 7 महीने तक 10 बैल चराया तो इसका मतलब 10 सत्ते कितना हो गया? 10 ए बी और सी। भैया ए ने चराया 7 महीने तक तो इसका मतलब हो गया वो 10 सत्ते 70 बैल चलाया, संभाल लीजिए। इसने कितना चराया बी वाले ने 5 महीने चलाया 12 बैल, तो इसका मान ली 12 पंचे 60 बैल चलाया होगा, क्लियर है ना। सी ने चराया 3 महीने तक कितना बैल? 15, इसका मान लीजिए 15 तिया 45 बैल चराया होगा। अब इसी रेशियो में ही आपका बंटवारा होगा पैसा का, जो भी आएगा तो 70 60 और 45 काट के छोटा कर दे, 5 14 70 5 12 60 5 9 45, टोटल इसका रेशियो आएगा 14 12 26 और 26 9 35, टोटल कितना आ गया भैया? 35। किसका पूछा है हिस्सा? प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक का पूछा। चलो निकाल लेते। ए जो है 35 में कितना है? ए 35 में कितना भैया? 14 है, निकाल ले। 35 में 14 है तो 1750 में क्या होगा? हम इसको जब काटेंगे तो 35 से काटेंगे, 35 पंचे होता है 175, गुणा करेंगे तो 700 रुपया ए का हिस्सा आ गया। ऑप्शन में कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। 700 600 450 आप निकालना हो तो बी का भी निकाल लीजिएगा। बी का हो गया 35 में 12 है तो 1750 के लिए 35 से काटेंगे 5 बार में 12 पंचे 60 यानी 600। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 700 600 और 450। आपको निकालना तो निकालिए। इसमें यही ध्यान देना है, जब अलग अलग समय में चराते हैं तो समय का हमेशा गुणा हो जाएगा। अलग अलग समय है तो समय का उनके चराए हुए जानवरों में जो भी रहेगा उसमें गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अगर समय बराबर है तो उसको हम लेंगे ही नहीं, ठीक है ना। अगर ये 7 महीने नहीं, सभी का 1 1 महीने होता तो हम समय को छोड़ देते, छोड़ो जाने दो, क्योंकि समय बराबर था, कोई मतलब नहीं। हमें समय अलग अलग था ना, तो अलग अलग था तो हम समय का गुणा करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आज हम लोग बढ़ते हैं आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर। दिया है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, एक टंकी को भरने के लिए 30 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। यदि बाल्टी की धारिता को वर्तमान में प्रयोग होने वाली बाल्टी की धारिता का 3/5 कर दिया जाए तो अब टंकी को भरने में कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी? एक चीज पहले समझो, अगर पहले कोई टंकी थी 30 बाल्टी में भर रही थी, आपको पता होना चाहिए अगर 30 बाल्टी में भर रही थी, जो भी कोई बाल्टी रही होगी, अगर कोई बाल्टी थी वो 30 बाल्टी में भरा जा रहा था, अगर बाल्टी की क्षमता आधी कर दी जाए, क्षमता क्या करते भैया? आधी कर दी जाए, उसकी आधी बाल्टी ले ले तो जो बाल्टी में भर रहे थे 30 अब जस्ट डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दुगुना लेगा। कितना लेगा वो? 60 बाल्टी में भरेगा ना जी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? पहले बड़ी बाल्टी थी 30 बाल्टी, अगर बाल्टियों को आधी कर दे तो जो टंकियां थी वो 30 बाल्टी में भरती। कैसे? बड़की वाली बाल्टी थी तो छोटी वाली बाल्टी से जस्ट डबल नहीं हो जाएगा, 30 दूनी अब 60 बाल्टी भरेंगे। समझ में आया? अगर मान लीजिए 1/3 कर देते, तो अगर बाल्टियां 1/3 कर देते, तिहाई कर देंगे बाल्टियां, तो समय क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तब कितना लेते? 30 तिहाई 90 बाल्टी में भरते ना बाबू। लेकिन इसमें क्या कहा है? इसमें 3/5 कर देना है, तो जब क्षमता 3/5 करेंगे तो समय पलट जाएगा, 5/3 हो जाएगा। समझ में आया? तो 3 धाम 30 और 10 पच्चे 50, कितनी बाल्टी लेंगे बाबू? 50 बाल्टी में हम भर लेंगे, 50 बाल्टी में इसको हम भर लेंगे।
क्या ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी बस शेयर करो भाई, है ना। तो बस ईमानदारी से, है ना, पूरे मन से पढ़ते रहिए, मौज से एकदम, है ना। मैथ बच्चा कठिन नहीं, जब तक नहीं आए तब तक आपका सर दर्द करेगा ही, जब तक नहीं आएगी तब तक तो सर दर्द करेगा। जिस दिन आपको समझ में आने लगा, जिस दिन कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया, मैथ से आसान आपको कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ उसमें कोई किताब नहीं चाहिए, आपको रफ दे दिया जाए, सवाल दे दिए, आप रफ पे रफ भरे पड़े रहोगे। क्यों? क्योंकि इसमें याद नहीं करना बच्चे, इसमें कॉन्सेप्ट समझना है बस। जिस दिन समझ में आ गया उस दिन चीजें आसान हो जाएंगी। बस आप मेहनत करिए, थोड़ी सी ईमानदारी से लगे रहिए बस, है ना। पढ़ाई के प्रति हमेशा ईमानदार होना भी चाहिए, है ना। चलिए, क्योंकि देखो आसानी से यहाँ मिलना कोई चीज बहुत ही मुश्किल है भाई, किस्मत लेके तो पैदा हुए नहीं है ना। किस्मत लेके पैदा नहीं हो तो आपको किस्मत अपने हाथों से बनानी ना, तो अपने मेहनत करो, मेहनत करो, ईमानदारी से करो, मम्मी पापा के लिए करो मेहनत से, है ना। किसी के लिए भी आप करिए, ईमानदारी से करिए, आपको सपना जरूर पूरा होगा। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, थैंक यू आप लोगों का, धन्यवाद।